हेलो गाइस, वेलकम टू रंगाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। इसके पहले जो भी वीडियोस आई थी वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वीडियो थी, जहाँ पर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो जैसा कि हमने आपसे स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके साथ ही हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। वह जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि या तो यह प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी की, या फिर इतने इम्पॉर्टेंट है कि इनके आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? प्रश्न को ध्यान से देखिए। ग्रामीण क्षेत्र है और विकास की बात चल रही है, किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, यानी कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। उन मुद्दों पर फोकस करते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है पशुपालन और तीसरा है भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो गांव की अर्थव्यवस्था है वह कृषि और पशुपालन पर ज़्यादा निर्भर रहती है, और भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार जैसे चकबंदी हमने देखा था, सहकारिता देखा था, इन सब प्रयोगों से भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार को महत्व दी गई थी। जो कृषि होती है वो कहाँ पे होती है? भूमि पे होती है, और भूमि में यदि सुधार होगा, चकबंदी से भूमि एक जगह होगी तो कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वह और अच्छी होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो कृषि, पशुपालन और भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार, यह तीनों ही ऑप्शन सही हैं, अर्थात यह सभी ऑप्शन सही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आंसर बताने के पहले ही वीडियो को रोक कर आप लोग इसका आंसर स्वयं देने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन नंबर 2, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, यह स्टेटमेंट है, किंतु कृषि नहीं। यह उद्गार किसका है? यह विचार किसके हैं? यह भावना किसकी है? यह शब्द किसके हैं? और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, गौर करिएगा, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है अर्थात सब कुछ वेट कर सकता है, सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं। यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जगजीवन राम के, सिकंदर बख्त के या लाल बहादुर शास्त्री के। आइए इसको समझते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है। मैं बोलूं कि यदि मानसून आ गया, भारत की कृषि मानसून आधारित कृषि है, यदि मानसून आ गया और आपने खेती अच्छे से नहीं की, मानसून आ गया और खेती अच्छे से नहीं की, तो इसके परिणाम क्या होंगे कि आपकी खेती अधूरी रह जाएगी, आपकी खेती अधूरी रह जाएगी। तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के, और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोला था। इससे वह कृषि की महत्ता को बता रहे थे, कृषि की इंपॉर्टेंस को बता रहे थे। चकबंदी लेखपाल सन 2015 कृषि की महत्ता को, कृषि की इंपॉर्टेंस को बताते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं, क्योंकि कृषि मानसून आधारित होती है, और एक बार मानसून चले जाने पर, चूक जाने पर फिर कृषि संभव नहीं है। इसलिए सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय मतलब कि जो अभी चल रहा है, रोजगार करने, काम करने में कृषि का कितना योगदान है? आज जो हमारा देश है उसमें कितने लोग को रोजगार, कितने लोग को एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में काम मिला है? हमने काफ़ी अच्छे से इस डेटा को पढ़ा था कि लगभग 57% लोग आज भी कृषि से अपना पेट पालते हैं, कृषि में ही कार्य करते हैं। कितने? 57% लोग। यदि मैं बोलूं कि हमारे देश की आबादी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि 100 लोग की हमारे देश की आबादी है, तो इसमें से 57 लोग जो कार्य करते हैं वह कृषि संबंधी ही कार्य करते हैं। इनका खाना पीना, इनका जो जीवन है वह खेती बाड़ी पर ही निर्भर है हमारे देश में। मैं यदि 100 करोड़ का एग्जाम्पल दूं तो काफ़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं 57 करोड़, ठीक है ना। आइए, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन से उद्योग कृषि आधारित हैं?
उद्योग मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हब, जो फैक्ट्री लगती है, जो फैक्ट्री होती है, जो उद्योग होते हैं, कृषि आधारित है, कृषि पर निर्भर है। कृषि हुई तो यह उद्योग चलेगा, कृषि नहीं हुई, खेती बाड़ी नहीं हुई तो उद्योग नहीं चलेगा। सूती वस्त्र उद्योग, कपास की खेती होती है, कपास आप लोग को पता ही होगा, इसकी खेती होती है जिससे कि सफ़ेद सफ़ेद रंग की रुई निकलती है और रुई से कपड़े बनते हैं, ठीक है ना। जब वो कपास मिलों में जाता है तो उनको सही करके उनको सूत की तरह काट के उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। चीनी उद्योग आपको पता ही होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग होंगे वो इस उद्योग से काफ़ी अधिक परिचित होंगे। तो चीनी उद्योग में क्या होता है कि जो गन्ने की खेती होती है, यदि गन्ने की खेती नहीं होगी, कृषि आधारित उद्योग, गन्ने की खेती नहीं होगी, गन्ने की कृषि नहीं होगी तो चीनी उद्योग भी बंद हो जाएगा। रेशम, जो कीट का होता है ना, रेशम, यह एक पौधा होता है, उस पर एक कीट होता है, उस पर एक कीट होता है। जब कीट उसके पत्ते को खाता है और फिर उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकालता है तो उससे रेशम निकलता है। जो मलमल के कपड़े होते हैं ना, वो इसी उद्योग की देन है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, अर्थात यह तीनों ही उद्योग के जो कच्चा माल है, जो रिसोर्सेस हैं, वह कहीं ना कहीं खेती से ही आते हैं। तो आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि ये सभी यानी कि तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 25 क्वेश्चन का सेट है और ग्राम समाज एवं विकास से 25 ही प्रश्न आने वाले हैं और 25 प्रश्न अपने आप में अद्भुत है, ठीक है ना। सारा आप लोग को ध्यान देकर पढ़ना है। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग कितना है। निर्यात, दो शब्द होते हैं, यह शब्द जो है इकोनॉमी का है, समझते हैं, निर्यात और आयात। यदि मैं बोलूं कि हमने कुछ निर्यात किया, तो इसका अर्थ क्या होता है कि हमने अपने देश से कोई चीज़ें विदेश में भेजी। एक होता है अपना देश और उसके बाहर सभी होते हैं विदेश। यदि हम अपने देश से कोई वस्तु बाहर भेजते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमने इस वस्तु का निर्यात किया। और यदि कोई चीज़ हम विदेश से, यानी कि जो अपना देश नहीं है उसके बाहर से कोई चीज़ अपने देश में लाते हैं तो उसे आयात बोलते हैं, हमने इसको आयातित किया है। जैसे कि कच्चा माल होता है, सोना होता है, ठीक है ना, इसको हम आयात करते हैं दूसरे देशों से। और निर्यात में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है, जो हमारे पास अधिकता में है, जिसकी मांग विश्व में है, उसको हम निर्यात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, कुल निर्यात, यदि भारत 100 केजी कोई चीज़ विदेश में भेजता है तो उसमें कृषि की कितनी वस्तुएं जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, यदि 100 केजी भारत ने एक दिन में, सपोज करिए एक दिन में, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक दिन में कोई चीज़ निर्यात किया तो इसमें कृषि का कितना भाग रहेगा, तो 36.8%, ठीक है ना। 36 किलो 800 ग्राम कृषि संबंधी वस्तुएं जाएंगी, चाहे वो धान हो जाए, चाहे वो चावल हो जाए, चाहे वो गेहूं हो जाए, धान का ही दूसरा रूप चावल होता है, चाहे वो आटा हो जाए, ठीक है ना, चाहे वो मैंगोस हो जाए, और कृषि चाहे वो चीनी हो जाए, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें 36.8 लगभग 38% जो है वस्तुएं कृषि संबंधी होती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारत के निर्यात में भी कृषि कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। यदि कृषि ना होती तो 37% जो हम निर्यात करते हैं चीज़ों को, वह कम हो जाता, ठीक है ना। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस बात पे ज़्यादा निर्भर रहती है कि वह अपने देश से विदेश में कितना अधिक चीज़ों को बेचता है। हम जितनी अधिक चीज़ों को अपने देश से विदेश में भेजेंगे, निर्यात करेंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि 37% के साथ कृषि एक बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का सी आंसर है, ठीक है ना। आयात और निर्यात को भी जोड़कर इन शब्दों का इस्तेमाल करके भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करिए। ग्राम समाज एवं विकास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें जो मैंने सबसे एक खूबसूरत चीज़ देखी कि जो इसके शब्द हैं,
यदि मैं आपकी भाषा में बोलूं तो हो सकता है कि आपके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन इसमें वास्तविक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो हिंदी के शुद्धतम शब्द हैं उसका प्रयोग किया गया है। यदि आप इसके अर्थ को समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है और आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके आसपास आपके समाज, आपके घर, आपके क्षेत्र से ही उठाए गए हैं। आइए फोकस करते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो भारत में किस प्रकार की खेती बाड़ी होती है, उसकी विशेषता पूछ रहा है। उसकी विशेषता नहीं है। देखिए, मैं भी एक बार में कंफ्यूज हो गया, ऐसे आप भी कंफ्यूज होंगे, हम सभी कंफ्यूज हुए हैं। हमने भी खूब सारी परीक्षाएं दी हैं, आप भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले प्रश्न पढ़ने से पहले यह देख लीजिए कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि प्रश्न में नहीं है। हमने क्या बोला? भारतीय कृषि की विशेषता है, लेकिन प्रश्न में क्या है? भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। यानी कि भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर की खूबसूरती क्या नहीं है, हाय को नहीं पकड़ना है, क्या नहीं है। उत्पादन में अनिश्चितता होता है। यदि मैं बोलूं कि 1 एकड़ में इस साल 15 क्विंटल अनाज पैदावार हुआ, तो यह गारंटी नहीं है कि अगले वर्ष भी इतना ही होगा। हो सकता है मौसम गड़बड़ हो जाए, पत्थर गिर जाए, बारिश ना हो, धूप ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, अनिश्चितता रहती है। निम्न उत्पादकता होती है, बहुत अधिक उत्पादन नहीं होता। हमारे देश में आज भी जो भी टेक्नोलॉजी है, सिंचाई की सुविधा है, उन्नत किस्म के बीजों का अभाव है, उर्वरक खादों का अभाव है, अब काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। अल्प व छिपी बेरोजगारी, हमने खूब चिल्ला के आपको पढ़ाया था कि भारत में ज़रूरत से अधिक लोग कृषि कार्यों में इन्वॉल्व हैं। यदि 2 लोग का काम है तो 5 लोग उसको कर रहे हैं। सीमित लोगों की भूमिका, देखिए ये दोनों ऑप्शन अपने आप में ही अपोजिट हो गए। अल्प व छिपी बेरोजगारी, इसका अर्थ क्या होता है कि जितने लोग की ज़रूरत है कृषि कार्यों में, उससे अधिक लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है? सीमित लोगों की भूमिका, इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कम लोग कर रहे हैं। आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यह तो हमारे कृषि में देखा जाता है, लेकिन सीमित लोगों की भूमिका नहीं है, अधिक लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। तो नहीं पूछा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों तो विशेषता हैं। भारतीय कृषि की उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता, अल्प व छिपी बेरोजगारी, यह तीनों ऑप्शन भारतीय कृषि में पाए जाते हैं। जो नहीं पाया जाता है वह क्या है? सीमित लोगों की भूमिका। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण क्या हैं? यदि प्रोडक्शन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, लोग कृषि कर रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है, तो क्या कारण है? अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, सही बात है, बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, बिल्कुल सही बात है। आप यदि शहर में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप यदि घर गए, आप यदि खेत में चले गए कार्य करने, तो समाज के लोग, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, ग्रामीण इन्वायरमेंट, गांव का वातावरण, बोलेगा अरे यार पढ़ता लिखता नहीं है क्या, खेत में काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई इसने छोड़ दी है क्या, आजकल खेतों में दौड़ रहा है। मतलब इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, यह भी कृषि में क्या कर रहा है? डीपनेस ला रहा है। किसी क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा ना होना, ठीक है ना। देखिए ऐसे लोग क्या बोलते हैं, अरे पढ़े लिखे हो तो भी खेती कर रहे हो, तो इससे अच्छा अनपढ़ ही रहते। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि पढ़ लिख के भी यदि खेती करना था तो फिर पढ़े लिखे क्यों। अर्थात जो ट्रेंड लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका जुड़ाव नहीं है। तो यह तीनों ही चीज़ें आप जो हैं वो करेक्ट हैं, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि अधिक नहीं हो रही है। तो उपरोक्त सभी। कृषि में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण नहीं है। जो निम्न उत्पादन है उसमें एक तकनीकी की बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो तो एक कारण है ही, लेकिन उसके अलावा, तकनीकी कारण के अलावा और कौन सा मुख्य कारण है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है? प्रश्नों को समझा करिए। मानता हूं कि थोड़े कठिन है, लेकिन प्रयास करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, तकनीकी का पिछड़ापन, ये तो वही बात हो गई। पर्याप्त वित्त एवं विपणन, देखिए अपर्याप्त सिंचाई सुविधा,
सिंचाई को भी हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं कि नई नई मशीनें लाना, ठीक है ना, बोरिंग करना, तकनीकी का पिछड़ापन मानते हैं। पर्याप्त वित्त एवं विपणन, यदि मैं बोलूँगा तकनीकी को छोड़कर भी और कौन सा एक मुख्य कारण है जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, वह है पर्याप्त वित्त एवं विपणन। यानी कि समय के साथ किसानों को पैसा नहीं मिल पाता कि वो अच्छी बीज का प्रयोग करें, अच्छे किस्म का बीज लाएं, तकनीकी को लाएं, ठीक है ना, अच्छी अच्छी बोरिंग मशीन लगवाएं और फर्टिलाइजर खादों का प्रयोग करें। तो पर्याप्त वित्त एवं विपणन यानी कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यदि किसान का वह ठीक नहीं है तो उससे भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, उसकी खेती करने के तरीके में गिरावट आ जाएगी। तो तकनीकी के अलावा पर्याप्त वित्त एवं विपणन यह भी एक अपने आप में सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर सी। भारत में प्रति व्यक्ति जोत का आकार कितना हेक्टेयर है? एकड़, हेक्टेयर, बीघा, बिस्सा, इन सब में सावधान रहिएगा, ठीक है ना। हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कि 1.6 प्रति व्यक्ति जोतों का जो औसत आकार है भारत में 1.6 हेक्टेयर है, ठीक है ना। 3.95 एकड़ 1 हेक्टेयर में होता है, तो यहाँ पर 1.6 है तो 6-7 एकड़ होगा। यदि एकड़ में कन्वर्ट करके दे तो आप लोग 3.95 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भारत में जोतों के आकार का छोटे होने का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और धार्मिक। अब ये पूजा करते हैं तो आपका थोड़ी ना खेत कम हो जाएगा। सामाजिक, अब समाज का जो रहन सहन है उससे हमारे खेती में क्या दिक्कत है? संस्कृति, हमारा कल्चर है कि हम धोती कुर्ता पहनेंगे तो इससे खेत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पारिवारिक कारण होते हैं, पिताजी हैं उनके 3 बेटे हुए तो तीनों में प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, उनके पहले बेटे के 2 बेटे हुए, फिर उनके बेटे से मान लीजिए यहाँ पर ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है ना, फिर इनके 3 बेटे हो गए, अब इन 3 बेटों के यहाँ पे 2 बेटे हो गए और इनके भाई साहब के 3 हो गए, तो इनकी प्रॉपर्टी इन तीनों में डिवाइड होगी, ठीक है ना। फिर ए की प्रॉपर्टी ईएफ में डिवाइड होगी, यानी कि इस प्रकार से एक डिवाइडेशन रूल यहाँ पे चेन चलता है। हमारी जो कृषि व्यवस्था होती है उसमें कि जमीनों का बंटवारा होता है, तो एक पारिवारिक एक मुख्य कारण है जिससे कि जोतों का आकार छोटा हो रहा है, बंटवारा जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी? आज़ादी से पहले, हम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की जो समतुलनात्मक अध्ययन इसलिए करते हैं कि पहले अंग्रेजों का शासन था, अब भारतीयों का हो गया था। तो आपने पढ़ा ही होगा 19%, यह डेटा हमने प्रॉपर तरीके से अपने वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि आज़ादी से पहले 19% था। एक प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ कि आज भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? ध्यान से कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका आंसर देना है कि आज़ादी से पहले 19% था, अब जो न्यू डेटा है उसमें कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए भारत का कितना प्रतिशत किसी क्षेत्र सिंचित है, मतलब आज की बात कर रहा है, अभी जो हमने ठीक पहले प्रश्न पूछा था। आप यदि उसका आंसर सही दिए होंगे तो यहाँ से मिलान कर सकते हैं। 28, 32, 36 और 40, ठीक है ना। आज़ादी से पहले 19% भूमि पर सिंचाई जो है वह संभव थी, और आज भी बहुत हम लोगों ने आसमान में तीर नहीं मार लिया है, अभी भी हम 36% पे ही हैं, आधे से भी मतलब उसके दुगने से भी आगे नहीं बढ़े हैं। तो स्वतंत्रता से पहले 19 और आज 36। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत है? सबसे पहले इस आगत शब्द का मतलब समझ लीजिए। आगत शब्द का मतलब होता है वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कृषि को आगे बढ़ाने में, कृषि को हेल्प करने में, उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। जैसे कि बीज हो गया, तकनीकी हो गई, उर्वरक हो गया, ये सब कृषि आगत हैं, यानी कि इनसे जो होती है कृषि अच्छी होती है। बीज हो गया, सिंचाई हो गया, कृषि यंत्र हो गया, अर्थात यह सभी ऑप्शन अपने आप में करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? रिसर्च करने मत बैठ जाइए, ठीक है ना। आपको उस कंपनी में कुछ नहीं करना, बस वर्ष 1963 याद कर लीजिए। वर्ष 1963 प्रायोगिक बीज सब फसल योजना की शुरुआत
किस फसल मौसम में हुई, ठीक है ना। प्रायोगिक बीज यानी कि प्रैक्टिकल बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि रबी मौसम में, खरीफ, जायद और इनमें से कोई नहीं। आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ देता हूं कि रबी, खरीफ और जायद, गूगल पे सर्च मारिए रबी फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ फसलें कौन सी होती हैं और जायद फसलें कौन सी होती हैं, और इन फसलों का टाइम पीरियड कितना होता है, उससे भी प्रश्न आ सकता है। मैं आपको यहाँ इसका आंसर बता देता हूँ कि प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत खरीफ मौसम में हुई थी, जो कि मूंगफली जो फसलें होती हैं वो बोई जाती हैं, यानी कि जुलाई और अगस्त में जो फसलें बोई जाती हैं खरीफ मौसम की, जो मूंगफली टाइप की फसलें होती हैं, उनके लिए प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। जो मैं प्रश्न आपको दिया हूँ उसको आप लोग डेफिनेटली करिएगा। रबी मौसम, खरीफ मौसम, जायद मौसम की फसलें कौन सी होती हैं और इनका टाइम पीरियड कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है ना। हैदराबाद, वाराणसी, प्रयागराज और फरीदाबाद। तो इसमें से सबसे फेमस नाम, देखिए फेमस तो अपने आप में सारे ही हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं, सभी हमारे देश का अंग हैं, लेकिन कुछ और कारणों से वाराणसी इस समय ज़्यादा फेमस है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, और यह मेरे दिल के भी काफ़ी करीब है, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग को मेरी बोली भाषा से समझ आ गया हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि इसका आंसर क्या है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर वाराणसी, ठीक है। वृहत सिंचाई योजना होती है, बृहत सिंचाई योजना, बृहत सिंचाई योजना का अर्थ क्या है, बृहत मतलब बड़ा। यदि मैं कोई एक योजना स्टार्ट कर रहा हूँ कि इस बांध से इतने एकड़ या फिर इतने हेक्टेयर भूमि को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि बृहत सिंचाई योजना के तहत कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सबसे बड़ा हेक्टेयर कहाँ पे दिख रहा है, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। यदि मैं बोलूं कि मैं एक योजना का शिलान्यास कर रहा हूं, रिहंद्र बांध से एक बृहत सिंचाई योजना स्टार्ट हो रही है, तो मैं यह बोलूंगा कि कम से कम 10,000 हेक्टेयर से तो अधिक भूमि पे यदि सिंचाई हो रही है उस योजना से, तो उसको हम बृहत सिंचाई योजना बोलेंगे। एक प्रश्न मैं आपके लिए फिर से देता हूं कि आप लोग सर्च करिए यूट्यूब पे, मध्यम सिंचाई योजना क्या होती है, लघु सिंचाई योजना क्या होती है। अभी हमने बृहत पढ़ाया। देखिए मैं यह नहीं बोलता कि मेरे 25 प्रश्न से ही यूपी लेखपाल के सारे प्रश्न आएंगे। यदि मैं ऐसा बोल रहा हूँ या मैं बेवकूफ़ हूँ, यदि आप ऐसा मान रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि यार न हम इसका लेखपाल का पेपर बना रहे हैं ना आप बना रहे हैं, कोई नहीं बना रहा है। यदि कोई यूट्यूब चैनल वाला यदि आपसे ऐसा बोल रहा है ना कि मेरे पढ़ाए हुए से ही बस पढ़ लो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं यकीन मानता हूँ कि वहाँ से भागो। वो आपको गुमराह कर रहा है। एरिया एक हो सकता है, प्रश्न पूछने के एरिया एक हो सकते हैं, लेकिन वहीं प्रश्न आएगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक बृहत सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है, तो इससे और क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। लघु देख लो, मध्यम देख लो। अब यदि इससे प्रश्न आएंगे तो या फिर लघु का आएगा, फिर मध्यम का, फिर बृहत का आएगा। यदि आप सिर्फ बृहत ही याद करके बैठे हैं, लघु मध्यम आ गया तो मामला चौपट हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए एरिया को सर्च किया करो कि किस एरिया से क्वेश्चन बने हैं और उस एरिया से और कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप कि आपका नाम नीचे से नहीं ऊपर से देखना पड़ेगा जब सिलेक्शन की लिस्ट आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में देश की समुचित सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है, 89.4%, लगभग 90%, ठीक है ना। जो समुचित सिंचाई है कि जितने भी हमारे देश के क्षेत्र हैं जहाँ पर खेती होती है, ठीक है ना, मौसम के अलावा, चाहे वो ट्यूबवेल हो जाए, चाहे वो नदी हो जाए, चाहे वो नहर हो जाए, ठीक है ना, चाहे वो झरने हो जाएं, चाहे वो नाले हो जाएं, कितने प्रतिशत खेतों तक पानी जा रहा है, तो 89.4%। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, सतही सिंचाई, बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है, जो फव्वारा नहीं होता, जैसे पानी निकलता रहता है एक फव्वारा लगा देते हैं,
बॉर्डर प्रणाली मतलब कि किनारे किनारे, चेक बेसिन, ऐसे एक बेसिन बना के उसमें से पानी गुजारना। तो सतही सिंचाई, ठीक है, इसमें जो ट्यूबवेल उबेल होता है, जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाल के खेती बाड़ी करते हैं, उसको बोलते हैं सतही सिंचाई। तो ऐसी जो सिंचाई होती है वो 90% से अधिक होती है। सतही मतलब कि ज़मीन के अंदर बोरिंग करके पानी निकालने वाली बात चल रही है। आजकल देखते होंगे कि जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं लगभग हर किसी के घर बोरिंग होगा, ठीक है ना। यदि मैं पूर्वांचल साइड में बोलूं तो काफ़ी अधिक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अधिक है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल। बोरिंग करो, मशीन डालो, लाइन आई, चालू करो, पानी भरो। यह जो सिस्टम है यह काफ़ी बहुप्रचलित है, यानी कि ट्यूबवेल। तालाब, कुआं, नहर, तो कुआं तो अब तो नाम मात्र का रह गया है, तालाब भी कोई विशेष नहीं है। नहर है, यदि मैं सेकेंड बोला हूँ तो नहर बोलता, ठीक है ना। बहुप्रचलित सिंचाई योजना ट्यूबवेल काफ़ी अधिक है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? चकबंदी लेखपाल सन 2015। देखिए ऐसे प्रश्न इसलिए पूछते हैं ना कि इससे समाज का, देश का, विश्व का भला हो रहा है, पानी की बचत हो रही है और सिंचाई अच्छी हो रही है। तो बात करते हैं स्प्रिंकलर प्रणाली, डीप प्रणाली, फरो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली। हमारा आंसर है डीप प्रणाली। और बता दें डीप प्रणाली क्या होती है। एक देश है इजराइल। इजराइल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह देश बना है। जो यहूदी लोग थे, ठीक है ना, उनके लिए एक देश दिया गया है इजराइल। इजराइल में क्या होता है कि पानी की बड़ी कमी है, लेकिन वहाँ पर भी उन्नत किस्म की खेती होती है। तो इजराइल ने डीप प्रणाली विकसित की थी। डीप प्रणाली का अर्थ क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक क्यारी में हम यहाँ पर सब्जी लगाए, तो यहाँ पर पाइप लगा देंगे और 4 घंटे पानी जाएगा और पूरा खेत भरेगा। वो तो हमारा सिस्टम हो गया। और यहाँ पर डीप प्रणाली में क्या होता है कि छोटी छोटी पाइपों का जाल बिछा देते हैं और टप 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 पानी जो होता है उसके जड़ में जाता है, उसके जड़ में जाता है, ठीक है ना, उसके जड़ में। अब मैं बोलूँ कि मैं आपके ऊपर पानी की बरसात करूँ और आप पानी पीजिए, तो कितना पानी आप पिएंगे? जितनी आपकी आवश्यकता होगी, जितना आपका मुँह होगा, और सब पानी तो वेस्ट ही जाएगा। तो इजराइल ने सोचा कि जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी दो। तो डीप प्रणाली में क्या करते हैं कि पेड़ के बिल्कुल जो उसकी जड़ें होती हैं वहाँ पे टप 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 पानी गिराते हैं। इसको बोलते हैं डीप प्रणाली। और इसको जो इजाद किया था इजराइल ने किया था। चकबंदी लेखपाल सन 2015 में डीप प्रणाली पे प्रश्न आया, हो सकता है इस बार देश क्या नाम पूछ दे। तो सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली से श्रेयस्कर है? कुशल मितव्ययिता यानी कि कम खर्च, ठीक है ना। आंसर क्या है? डीप प्रणाली। स्प्रिंकलर, फरो और चेक बेसिन प्रणाली आपको सर्च करके पढ़ना है। लेखपाल आप बनने वाले हैं, आप भी कुछ मेहनत करिए। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संतुति की गई है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब जो एटम होते हैं उनके नाम हैं। यदि मैं बोलूँ, आप यदि केमिस्ट्री पढ़ते होंगे जनरल साइंस में, तो 1 से लेकर 20 तक के एटम के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है ना, इस तरीके से 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के किस अनुपातिक प्रयोग की संतुति की गई है। यह बात खेती की हो रही है। यदि मैं खेती में कोई पौधा लगाया हूँ तो उस पौधे में यदि मुझे रासायनिक खाद देना है तो वह रासायनिक खाद किस अनुपात में होना चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है, इन तीनों का अनुपातिक मिश्रण कि यदि मैं 10 किलो नाइट्रोजन लिया तो मैं फास्फोरस कितना उसमें मिक्स करूंगा और पोटेशियम कितना मिक्स करूंगा। इसके अनुपात पे प्रश्न पूछा गया है। 6-3-1, 4-2-1, 4-3-1 और 4-2-2, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो अनुपात होता है वो 4-2-1 होता है। आप इसका एटॉमिक नंबर भी सर्च कर सकते हैं कि कितना होता है। हो सकता है फार्मूला ही पूछ दे आपसे, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का फार्मूला मतलब कि किसका मिक्सचर जो होता है वो उर्वरक खाद में लाभदायी होता है। बात समझ में आई? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर दे के आपसे पूछ सकता है, या कौन कौन से एटॉमिक नंबर वाले एटम हैं जो उर्वरक खाद में प्रयोग होते हैं।
तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। आप लोग यदि जनरल साइंस पढ़ते होंगे तो आपको एटम्स यानी जो परमाणु क्रमांक होता है उसके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है ना। भारत में चयनात्मक या आंशिक यांत्रिकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? मैंने आपको बताया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत थी आज़ादी के बाद, देश के विकास के लिए 5 वर्ष की एक योजना का खाका बनाया जाता था कि इन 5 वर्षों में इस तरीके से देश के विकास में कार्य होगा। जब वो योजना बढ़ती गई, पहली हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, जब 5वीं पंचवर्षीय योजना में देश आया तो उस समय चयनात्मक या आंशिक यांत्रिकरण की शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना, कि हल बैल के अलावा अब ट्रैक्टर वैक्टर भी भाई लाओ। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है। यह देखिए, हो सकता है कि यह प्रश्न जो शहर के बच्चे हैं उनको समझ में ना आए कि थ्रेसर क्या होता है। थ्रेसर, ठीक है ना, थ्रेसर एक मशीन होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप गेहूं की फसल को काट लिए तो इसके पेड़ में से इसके बीज को अलग करने के लिए एक मशीन होती है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिए थ्रेसर तो आपको दिखेगा। उसमें उसके पेड़ को लगाया जाता है तो वो कट करके पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बाहर निकाल देता है और बीज को एक दूसरे रास्ते से अंदर निकाल देता है, यानी कि उसके पेड़ में से बीज को अलग कर देता है। इस सिस्टम के मशीन को थ्रेसर कहते हैं। अब यहाँ पर बोला है दानों का अधिक नुकसान होता है। अब कोई चीज़ कट कर रही है तो दाने थोड़े बहुत तो कटेंगे ही, लेकिन यदि थ्रेसर की गति बहुत अधिक होगी तो क्या जो दाने निकल रहे हैं दाने ज़्यादा खराब होंगे? खराब होने का मतलब कि कट जाएंगे दाने भी। इसकी गति मंद हो, पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो। जैसे कि थ्रेसर में हमने पेड़ को डाला और थ्रेसर कट करके बीज को अलग कर रहा है और भूसे के रूप में पेड़ को अलग कर रहा है। तो यदि थ्रेसर की गति बहुत अधिक होगी, ठीक है ना, बहुत अधिक होगी तो पेड़ को काटने के साथ साथ वह उसके बीजों को भी काट देगा। यानी कि यदि थ्रेसर की गति, कटिंग मशीन की गति यदि बहुत अधिक होगी तो वह उसके दानों को भी अधिक नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका आंसर ए है। यह काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली है क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न आप कहाँ पढ़ेंगे कि थ्रेसर की स्पीड ज़्यादा होगी तो दाना कट जाएगा, कम होगी तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपको सोचने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट। इससे बोलते हैं कॉमन सेंस। कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है। कृषि में यदि यंत्रीकरण आया है, यदि हल बैल के स्थान पर ट्रैक्टर थ्रेसर आ गया है तो इसका लाभ नहीं है, यह पढ़ते हैं। अब लाभ है, पहले उसको देखते हैं। श्रम एवं पशुपालन की बचत, यह तो लाभ है। जैसे कि यंत्रीकरण आ गया, ट्रैक्टर आ गया तो पशुपालन की बचत हुई। अब हर घर में बैल पालने की जरूरत नहीं है खेत को जोतने के लिए। श्रम की भी कमी आई। दिन भर में आप यदि 1 एकड़ जोत पाते हैं तो ट्रैक्टर से आप 100 एकड़ जोत लेंगे। उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है ना, ये हुई है। अब यदि आप नई नई मशीन लाएंगे, अच्छे से जुताई होगी, अच्छे से बुआई होगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन लागत में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार। देखिए, उत्पादन के लागत में वृद्धि गलत बात है। यदि ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर कम लागत में ज़्यादा खेती कर देगा। यदि आप मजदूर से कटवाएंगे अपने खेत को तो ज़्यादा पैसे खर्च होगा। हार्वेस्टर कट करेगी तो कम पैसे में कट कर देगी। तो इसका यह लाभ नहीं है, उत्पादन लागत में वृद्धि, यानी कि आंसर नंबर सी। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 25 तक भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। यह सिलसिला अभी बंद नहीं होने वाला है, अभी 1-2 लेक्चर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। बस आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि रंकायन एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी सफलता में हम सदैव आपके साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।